हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। 1 अक्टूबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। संडे का दिन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेंस आपके मैप ऑफ द डे के साथ, ठीक है ना। तो विल स्टार्ट विद द मैप ऑफ द डे। मैप जो मैंने लिया है वो पहली न्यूज़ आइटम से लिया है जो फ्रंट पेज की है। इंडियन एनवॉय ब्लॉक्ड नियर यूके गुरुद्वारा। तो यूके और यूनाइटेड किंगडम मतलब स्कॉटलैंड, यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, कनाडा के साथ जो हमारे रिलेशंस डिटेरिएट हुए हैं थोड़ा सा, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है कि कुछ गुरुद्वारा में जो हमारे इंडियन एनवॉयस थे उनकी एंट्री ब्लॉक कर दी गई थी। तो यहाँ पे जो मैं मैप उठाऊंगा वो स्कॉटलैंड, यूके और ये वाले पार्ट का उठाऊंगा कि कौन सा पार्ट यहाँ कहाँ है और किसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, क्या है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैप अगर आप देख पा रहे हैं, ये नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट का मैप है, वेरी गुड मैप। और यहाँ पर आपको इस पूरे यूनाइटेड किंगडम का मैप दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यूनाइटेड किंगडम कौन सा पार्ट कहलाता है, थोड़ा सा मैं आपका ये वाला डाउट दूर करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर स्कॉटलैंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो पहले अपन स्कॉटलैंड देख लेते हैं। स्कॉटलैंड के ऊपर आपको यहाँ पे ऑर्कने आइलैंड्स दिख रहा होगा, है ना। ऊपर और ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको शेटलैंड आइलैंड दिख रहा होगा, शेटलैंड आइलैंड। तो अगर आपसे कभी लोकेशन पूछे ऑर्कने आइलैंड, शेटलैंड आइलैंड, इनको ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर आपको जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे देखो आपको सी ऑफ हेब्रिजेस दिख रहा होगा, ठीक है ना। यू कैन सी ऑफ हेब्रिजेस, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑफ हेब्रिजेस भी दिख रहा होगा इस वाले पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मोरे फर्थ दिख रहा होगा ऊपर स्कॉटलैंड में ही आपको। फिर यहाँ पे एबरडीन एक जगह है, एबरडीन कई बार पूछता भी है कि एबरडीन कहाँ पर है, तो स्कॉटलैंड में, एबरडीन याद रखिएगा, ठीक है ना। और डुंडी नाम की जगह भी यहाँ देखो स्कॉटलैंड में डुंडी है। ग्लासगो देखो अगर आपको, तो यहाँ पे स्कॉटलैंड में ग्लासगो है। एडिनबर्ग आपका यहाँ पे स्कॉटलैंड में। डुमफ्राइज यहाँ पे आपका स्कॉटलैंड में है ना। तो कार्लाइल यहाँ पे स्कॉटलैंड में है। ब्रैडफोर्ट ये वाला पार्ट आपका स्कॉटलैंड में, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब आप थोड़ा अगर नीचे वाले आएंगे तो देखो स्कॉटलैंड के नीचे यहाँ पे आपको इंग्लैंड वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है ना। इंग्लैंड दिख रहा है। नाउ दिस इज द इंग्लैंड वाला पोर्शन। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, अगर आप ये तीनों जोड़ दें, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, अगर आप तीनों जोड़ दें, प्लस अगर आप यहाँ पे नदर्न आयरलैंड, यहाँ पे नदर्न आयरलैंड दिख रहा है आपका, बेलफास्ट जहाँ की कैपिटल है, तो ये चार अगर पार्ट आप जोड़ दे तो ये आपका फिर यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में चार चीज़ें आती हैं, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और आपका नदर्न आयरलैंड आता है, ठीक है ना। स्कॉटलैंड की कुछ जगहें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई, एबरडीन बताई, डुंडी बताई, ग्लासगो बताई, एडिनबर्ग बताई, डुमफ्राइज बताई, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा फिर आपको इंग्लैंड वाला पोर्शन आपको लीड्स, यहाँ ब्रैडफोर्ड, लीड्स, लिवरपूल, शेफील्ड, चेस्टर, ये आपका पूरा नॉटिंघम, ये सब इंग्लैंड वाला पोर्शन में आता है, ठीक है ना। इंग्लैंड में आता है नॉटिंघम, बर्मिंघम, न्यूकैसल, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर हियर। देन वेल्स वाला पोर्शन भी आपको दिख रहा होगा, स्वानजी आपका नाम सुना होगा, स्वानजी, कार्डिफ, या वो वेल्स वाला पोर्शन में आता है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। देन नदर्न आयरलैंड मैंने आपको बताया, यहाँ पे बेलफास्ट याद रखिएगा, है ना। नदर्न आयरलैंड के अलावा एक दूसरा पार्ट भी है आयरलैंड का जिसको हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं, तो वो अलग है और ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, नदर्न आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक डाउट और आता है लोगों को कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है। तो अगर इन सारे आइलैंड से यहाँ पे जो ब्रिटिश आइल्स हैं, है ना, बहुत सारे आइल्स हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स के समूह हैं, अगर उन सबको अगर आप जोड़ दो तो यहाँ पे आपको ग्रेट ब्रिटेन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड में आपको बहुत सारे आइलैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन यहाँ पे इंग्लैंड वाले पोर्शन और आयरलैंड के बीच में आपको आयरिश सी दिख रहा होगा, है ना। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल आपको डुबलिन दिख रही होगी, डुबलिन याद रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल है डुबलिन, ठीक है ना। और आयरिश सी आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा नीचे वेल्स वाले पोर्शन के बीच आपको सेंट जॉर्जस चैनल दिख रहा होगा, सेंट जॉर्जस चैनल। और सेम कार्डिफ के नीचे वेल्स में देखो, वेल्स वाले पार्ट में जो कार्डिफ लिखा है उसके नीचे आपको ब्रिस्टल चैनल दिख रहा होगा। तो ये सब नाम याद रखिएगा, ब्रिस्टल चैनल एंड ऑल। देन फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आपका, फ्रांस और इंग्लैंड के जो इंग्लिश चैनल आता है तो आपको वो भी दिख रहा होगा, है ना। और यहाँ पे देखो डोवर स्ट्रेट भी आता है, यहाँ पे देखो डोवर है ना, ये देखो लिखा है डोवर। और दैट इज, जैसे आप यहाँ पे फ्रांस के ऊपर और यहाँ पे जो लंदन वाला पोर्शन उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे डोवर दिख रहा होगा आपको। तो दिस इज द डोवर वाला पोर्शन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मैप ऑफ द डे में आपको समझ में आ गया होगा।
मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। तो पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की वो है सितंबर रेनफॉल वॉशेस ऑफ इंडियाज मानसून डेफिसिट। तो जो इंडिया का मानसून डेफिसिट था इस बार, उसको दूर कर दिया है सितंबर की रेनफॉल ने, ठीक है ना। ये तो न्यूज़ आइटम है। अब एक बार हम देख लेते हैं रेनफॉल कैसे कैटेगराइज की जाती है। देखो एक टर्म होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज नाम से, ठीक है ना। क्या टर्म होता है? लॉन्ग पीरियड एवरेज नाम का टर्म होता है। अब ये लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है? इसमें एक 50 साल का टाइम पीरियड लिया जाता है जिसमें एवरेज रेनफॉल निकाली जाती है, जो कि अभी करंटली क्या है 1971 से 2020 तक का पीरियड जो लिया गया है। 50 साल का पीरियड है 1971 से 2020। इसके बीच की जो एवरेज रेनफॉल ली गई है उसी को लॉन्ग पीरियड एवरेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कितनी आती है? ये आती है 87 सेंटीमीटर। याद रखिएगा लॉन्ग पीरियड एवरेज की जो रेनफॉल अभी ली गई है वो कितनी आती है? 87 सेंटीमीटर आती है। टाइम पीरियड कब से कब तक है? 71 से लेकर के 20 तक का, ठीक है ना। 1971 से 2020 तक का टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता दूं लॉन्ग पीरियड एवरेज के आपने रेनफॉल निकाल लिया, कितनी आ गई? 87 आ गई। अब आपकी IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से कैटेगराइज करती है रेनफॉल को। तो अगर नॉर्मल रेनफॉल है तो नॉर्मल रेनफॉल जो ली जाती है वो 96% से 104% ऑफ LPA ली जाती है। याद रखिएगा नॉर्मल रेनफॉल कितनी ली जाती है? 96% ऑफ LPA, 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज टू 104% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। अगर आपको बिलो नॉर्मल देखनी है, बिलो नॉर्मल का मतलब है 90 to 96% अगर है तो बिलो नॉर्मल है, 90 to 96% तक, क्योंकि 96% के ऊपर तो नॉर्मल हो गई। तो बिलो नॉर्मल कब हुई? तो 90 से लेकर 96% तक अगर रेनफॉल है LPA की तो वो बिलो नॉर्मल है। अबव नॉर्मल कब होगी? तो अबव वाली रेंज उठा लो, तो 104 से लेकर के 110% तक है तो अबव रेनफॉल है, मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज से अबव नॉर्मल है। डेफिशिएंट रेनफॉल कब होती है? तो डेफिशिएंट रेनफॉल होती है जब आपकी 90% से कम रेनफॉल हो, लॉन्ग पीरियड एवरेज के 90% से कम हो तो डेफिशिएंट है। और एक्सेस कब होती है? जब 110 से ज़्यादा हो जाए तो एक्सेस हो जाती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इंडिया बिड्स एड्यू टू डोयन ऑफ फार्मिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कल परसों न्यूज़ में छाई हुई थी। MS स्वामीनाथन जी जो कि हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं, उनकी डेथ हो गई एंड ही वाज मतलब क्रिमेटेड विद ऑल द स्टेट ऑनर्स एंड ऑल दिस थिंग्स हैपन। एंड ही वाज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, आप सब जानते होंगे उनके। और गीता स्वामीनाथन को आप जानते होंगे, इनकी बेटी है, इनकी इनफैक्ट तीनों बेटियां बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं। गीता स्वामीनाथन आई थिंक WHO में थी या उसमें थी, बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये लोग, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यू कैन सी हेयर विद मी, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर सेकंड पेज दिल्ली की न्यूज़, तो लोकल न्यूज़ है, काम की नहीं है इतनी, आगे बढ़िए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हम मूव करते हैं। काजन मीट मेक्स नो हेडवे ऑन इक्वल राइट्स इन अफगानिस्तान। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे याद रखिए काजन डिक्लेरेशन, याद रखिएगा काजन डिक्लेरेशन। पहली बात तो काजन है कहाँ पे? तो काजन आपका कहाँ पे लोकेटेड है? काजन आपका रशिया में लोकेटेड है। लेट मी शो यू इन द मैप। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये रशिया का मैप है, दिस इज द मैप ऑफ रशिया। और यहाँ पे जो ये सर्कल है देखो काजन, ठीक है ना। काजन इज बेसिकली देयर, मॉस्को के नीचे आपको थोड़ा दिख रहा होगा ईस्टर्न साइड पे। तो ये काजन सिटी है, काजन सिटी इज द सिटी ऑफ रशिया, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू विल रिमेंबर दिस पार्ट। तो काजन डिक्लेरेशन हुआ है, काजन में एक्चुअली मीट हुई थी, काहे की मीट हुई थी? तो ये हुई थी मॉस्को फॉर्मेट, याद रखेगा ये लोकल एक ग्रुपिंग है, रीजनल ग्रुपिंग है मॉस्को फॉर्मेट के नाम से। इसमें 9 नेशंस है, 9 नेशंस है जो कि मॉस्को फॉर्मेट का हिस्सा है। ये 9 नेशंस कौन कौन से हैं? ये है, पहला लिखेगा चाइना, सेकंड है इंडिया, थर्ड है ईरान, फोर्थ है कजाकिस्तान, फिफ्थ है किर्गिस्तान, सिक्स्थ है पाकिस्तान, सेवन्थ है रशिया, एट्थ है तुर्कमेनिस्तान एंड 9th है उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। तो 9 कंट्रीज हैं, मैंने फिर से बता रहा हूँ। पहली है चाइना, सेकंड है इंडिया, थर्ड है ईरान, फोर्थ है कजाकिस्तान, फिफ्थ है किर्गिस्तान, देन सिक्स्थ है पाकिस्तान, सेवन्थ है रशिया, एट्थ है तुर्कमेनिस्तान एंड 9th है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो मॉस्को फॉर्मेट के जो कंसल्टेशंस हुए थे वो अभी रिसेंटली लोकल ग्रुप है, रीजनल ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है रीजनल इश्यूज को लेकर के उठता है। अभी अफगानिस्तान इस बार उस वहाँ के बात का मुद्दा था। काफ़ी चीज़ें कही गई अफगानिस्तान के लिए कि वहाँ पे भैया इक्वलिटी लाओ, फ्रीडम लाओ,
एक रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाओ, एंड ऑल दिस थिंग्स वर सेट रिगार्डिंग द अफगानिस्तान। बट यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल में जो सुहासिनी हैदर जी उनका ये कहना है कि कोई एग्जैक्ट मतलब वो नहीं किया गया है, कोई एग्जैक्ट प्रॉमिस नहीं ले पाए वो तालिबान से कि हाँ ऐसा करेंगे। जैसे वहाँ पे विमेन की हालत बहुत ज़्यादा डिटीरिएटेड है, जेंडर इक्वलिटी बिल्कुल नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग भी कोई भी तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव ने कोई जैसे गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जैसे कोई भी कंट्री है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है तालिबान रजीम को एज द लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो कंट्री रिकॉग्नाइजेस द तालिबान रजीम एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बट ऑल द मॉस्को फॉर्मेट कंट्रीज, याद रखेगा जितनी ये 9 मैंने मॉस्को फॉर्मेट कंट्रीज बताई, प्लस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूएई, सऊदी, टर्की एंड कतर, जो जिन्होंने ऑब्जर्वर के रूप में मतलब अटेंड किया था इस मॉस्को फॉर्मेट को, वो सभी जो है वो वहाँ पे एम्बेसी ज़रूर मिशन ज़रूर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है अफगानिस्तान में, या काबुल में कहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। कोई कंट्री तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करती है एज द लेजिटिमेट रजीम, बट ये मॉस्को फॉर्मेट कंट्रीज प्लस यूएई, सऊदी, टर्की, कतर, ये यहाँ पे मिशंस मेंटेन करती हैं। इंडिया ने अपनी एम्बेसी जो है तालिबान के आने के बाद अगस्त 2021 में बंद कर दी थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जून 2022 में टेक्निकल मिशन के नाम से ज़रूर रीओपन किया हुआ है, ठीक है ना। तो टेक्निकल मिशन के नाम से रीओपन किया है, एम्बेसी या पर से डिप्लोमेटिक रिलेशन के रूप में नहीं किया है, लेकिन टेक्निकल मिशन के रूप में जून 2022 से रीओपन कर दिया। तो ये आप याद रखिएगा, और दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक है, देखो यहाँ पे अर्जेंटीना एंड इंडिया साइन द सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री आप सबको पता है, बहुत फेमस है, साउथ अमेरिका है ना। अर्जेंटीना में मेसी का जन्म हुआ तो इसलिए काफ़ी फेमस है, सब जानते हैं, इंडियंस तो खास तौर पे जानते हैं। तो इंडिया और अर्जेंटीना ने साइन किया है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अब सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि जो दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाले उस कंट्री के लोग हैं, मतलब इंडिया के जो लोग अर्जेंटीना में रह रहे हैं और अर्जेंटीना के जो लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको एक रिस्क फ्री इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रदान करना, पहला रिस्क फ्री इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रदान करना, दूसरा उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रदान करना। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मतलब कि जैसे थोड़ा उनको ओल्ड एज में सुपरविजन देना, ओल्ड एज में थोड़ा कुछ पैसे प्रोवाइड करना, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी डन अंडर द सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सोशल सिक्योरिटी वही है, लमसम पेमेंट्स भी दी जाएंगे, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो आगे मूव करते हैं, आर्मीज प्रोजेक्ट उद्भव टू रिडिस्कवर इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव, राइट डाउन, प्रोजेक्ट उद्भव ऑफ द इंडियन आर्मी। अब ये क्या है प्रोजेक्ट, बेसिकली ये रीडिस्कवर करेगा हमारे प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मतलब स्टेट क्राफ्ट का जो हमारा हेरिटेज है, मतलब बहुत पहले के जैसे लोग स्टेट क्राफ्ट करते थे, एंड जो उनका स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस था उसको मिलिट्री में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो मिलिट्री के अंदर बेसिकली जो है, यहाँ पे लास्ट लाइन जो है उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो मैं वहाँ से आपको पढ़ के बता देता हूँ। लेट मी रीड फ्रॉम देयर, देखो लास्ट लाइन लिखी है, द ओवरऑल द एम इज टू इंटीग्रेट एज ओल्ड विजडम, मतलब जो एज ओल्ड हमारे स्टेट क्राफ्ट की और मिलिट्री क्राफ्ट की या बैटल क्राफ्ट की हमारी जो विजडम थी एज ओल्ड, उसको इंटीग्रेट की जाएगी विद द मिलिट्री पेडागॉगी, ठीक है, मिलिट्री पेडागॉगी के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाना। तो दिस इज बेसिकली द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट उद्भव। इसको आप याद रखिएगा, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, इट्स अ वेरी गुड बुक ऑन द स्टेट क्राफ्ट एंड ऑल। तो यहाँ से बेसिकली इसी तरीके से चीज़ें की जाएंगी। ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके हमको देखना है। आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट एस्केप्स स्फीयर ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंस, तो अर्थ के इन्फ्लुएंस से निकल गया है, अब वो सन अर्थ मतलब जो L1 पॉइंट की लाइन में है वहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि L1 पॉइंट रीच करने के बाद लगभग 110 दिन तक वहाँ पे ये प्रोजेक्ट रहेगा, है ना, आदित्य L1। और L1 पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम, मतलब जो सन से अर्थ के बीच में 1.5 मिलियन किलोमीटर तक जाएगा, है ना, जो कि आई थिंक 1% ऑफ द टोटल डिस्टेंस है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और L1 मिशन क्या क्या चीज़ें देखेगा, तो आप सबको पता होगा कि ये जो इसरो का आदित्य L1 मिशन है वो डेटा कलेक्ट करेगा, और इसके बाद इट विल हेल्प इनटू द गिविंग इनसाइट्स इनटू द ओरिजिन, एक्सेलरेशन, एनिजोट्रॉपी ऑफ सोलार विंड। सोलार विंड के बारे में उनका किस तरह से इनिशिएशन होता है, उनका किस तरीके से एक्सेलरेशन होता है सोलार विंड्स का, इसके बारे में। स्पेस वेदर फिनोमिनाज, है ना, सोलर स्टॉर्म्स, इन सब के बारे में स्टडी करने में मदद करेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। चेन्नई टॉप नोड इन टॉर्टोइज ट्रैफिकिंग नेटवर्क। तो चेन्नई जो है वो टॉप नोड बन चुका है टॉर्टोइज ट्रैफिकिंग में। अब तो एक्चुअली ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ना, इसमें किस तरीके से टॉर्टोइज और टर्टल्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं उनके बारे में आर्टिकल है, क्या क्या रीजंस हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो बता दूं आपको कि जो टॉर्टोइज और टर्टल की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा इशू है वो है उनका इलीगल ट्रेड। राइट डाउन, द फर्स्ट वन इज द इलीगल ट्रेड। अब ये इलीगल ट्रेड क्यों होता है? इलीगल ट्रेड होता है फॉर बेनिफिट्स ऑफ मेडिसिन। पहला लिखिए, मेडिसिन पर्पस के लिए उनका जो इलीगल ट्रेड होता है। सेकंड होता है उनको पेट ट्रेड के रूप में, पेट बनाने के लिए कई लोग ना आपने पेट बना के रखते हैं, तो पेट ट्रेड के रूप में काफ़ी बड़ा ये एक चल रहा है। इसके अलावा फॉर ईटिंग एंड ऑल, जैसे एक रिपोर्ट आई थी फ्रॉम पेट्स टू प्लेट्स, है ना। एक रिपोर्ट किसकी थी? ऑरिक्स नाम की एक संस्था है, मैगजीन है। ऑरिक्स क्या है? ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंजर्वेशन है। इट इज़ द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंजर्वेशन, ऑरिक्स लिख लीजिएगा। और इसने बताया था कि फ्रॉम पेट्स टू प्लेट्स, मतलब पेट से प्लेट्स तक का सफ़र कैसे टर्टल्स ने तय किया हुआ है, तो इसके बारे में भी आर्टिकल था। तो ऑल दीज आर हैविंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द टर्टल्स एंड टर्टल पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे तो लिखा है फ्रेश वाटर स्पीशीज, जैसे इंडियन फ्लैप शेल टर्टल हो गया, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनफैक्ट बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर टर्टल्स की जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, मतलब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है बिकॉज ऑफ दीज ट्रेड्स एंड ऑल। मैंने आपको बताया फूड, पेट्स और मेडिसिन, ये पर्पज़ है उनका। प्लस इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल और अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट हो रही है। ये भी एक रीज़न है कि क्यों टर्टल पॉपुलेशन, टॉर्टोइज पॉपुलेशन जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ऑलमोस्ट ऑल द एथनिक आर्मीनियंस फ्ली फ्रॉम नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख मैंने आपको बताया कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच का डिस्प्यूटेड रीजन है। इंटरनेशनली अगर हम देखें वहाँ पे, तो ये किसका पार्ट है आपका? तो इंटरनेशनली ये अजरबैजान का पार्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मेनली लोग रह रहे हैं वो एथनिकली आर्मीनियंस रह रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आर्मीनिया के लोग रह रहे हैं। तो दिस इज़ द डिस्प्यूट। ये आर्मीनिया, ऑब्वियस बात है, आर्मीनिया के लोग ज़्यादा हैं तो आर्मीनिया बोलता है कि भाई हमारा पार्ट है। तो इसी कारण से यहाँ थोड़ा बहुत इशू चलता रहता है। बट अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ब्लिट्स क्रीक किया था अजरबैजान ने, जहाँ मतलब बहुत जल्दी से क्विक अटैक किया था और बहुत लोगों को समाप्त करने की कोशिश की थी। तो उस कारण से बहुत सारे लोग अब यहाँ पे रेफ्यूजीज़ बन चुके हैं, जो कि यहाँ पे इनको छोड़ चुके हैं। आगे देख लेते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। येमेन कॉलरा एपिडेमिक। एक्चुअली ये न्यूज़ आई थी, येमेन का जो कॉलरा है विब्रियो कॉलराई नाम के बैक्टीरिया से होता है। या तो ये तो आपको पता होगा, यमन बस का नहीं, कहीं का भी कॉलरा होगा तो विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया से ही होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत है कि इनके जो विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया, इसमें एक नया प्लाज्मिड देखने को मिला है ना। एक सर्कुलर स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिला, मतलब थोड़ा उसका कहना चाहिए एक तरीके से एवोल्यूशन हो चुका है। और ये जो विब्रियो कॉलराई नाम का बैक्टीरिया है, उसमें जो ये नया प्लाज्मिड आया है, उस कारण से दिक्कत क्या हुई है, उस कारण से जो इसका रेजिस्टेंस है टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना। याद रखिएगा, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो है उन कारण उसके ऊपर काफ़ी उसका बढ़ चुका है ना। एंड द प्लाज्मिड बिकेम वाइडली स्प्रेड एंड वाज फाउंड इन ऑल द एपिडेमिक्स ऑफ वाइब्रियो कॉलराई सैंपल्स। तो 18 के बाद के तो जितने भी सैंपल्स हैं उन सब में आपको ये प्लाज्मिड देखने को मिलेगा। मतलब ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट एक तरीके से कॉलरा है। तो उसके बारे में, यमन कॉलरा के बारे में आता है। जीनोमिक मार्कर्स ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस इन स्टैग हॉर्न कोरल्स। अब यहाँ पे एक न्यूज़ है स्टैग हॉर्न कोरल के रूप में, ठीक है ना। तो ये क्या देखेगा, ये बहुत इंडेंजर्ड कोरल होती है, स्टैग हॉर्न कोरल। नाम से ही पता है, देखो स्टैग हॉर्न लिखा हुआ ना, तो जैसे बारहसिंगा होता है ना, बारहसिंगा की जैसे सींग होती है ना, उसी तरीके से ये कोरल्स होते हैं, उसी तरीके से दिखते हैं। ठीक है ना, तो बारहसिंगा की सींग के जैसे दिखते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं स्टैग हॉर्न कोरल? मेनली ये कैरिबियन आइलैंड्स में बेसिकली पाए जाते हैं, जो आपका ये विंडीज़ वेस्ट इंडीज़ वाला पोर्शन है ना, तो वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। एंड यहाँ पे इनका रेजिलियंस देखने को मिला अगेंस्ट अ डिसीज जिसका नाम है वाइट बैंड डिसीज। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, देखो यहाँ पे लिखा ही है वाइट बैंड डिसीज विच इज एन इमरजेंट इन्फेक्शियस डिसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग अप टू 95% ऑफ कैरिबियन एक्रोपोरा स्पीशीज। एक्रोपोरा स्पीशीज ये आपका स्टैग हॉर्न कोरल का ही साइंटिफिक नेम है। एक्रोपोरा स्पीशीज लिखा है ना, स्टैग हॉर्न कोरल का ही आपका ये साइंटिफिक नेम है। और स्टैग हॉर्न कोरल्स का देखो दूसरा भी साइंटिफिक एक वेराइटी है जिसका नाम लिखा है एक्रोपोरा सर्विकॉर्निस, एक्रोपोरा सर्विकॉर्निस, ठीक है ना। एंड
ऑब्वियस बात है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जीनोमिक जिससे कि वाइट बैंड डिसीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है तो उसका यूज़ किया जाएगा। तो बस ये थोड़ा याद रखिएगा कि वाइट बैंड डिसीज़ याद रखिएगा, एक इमरजेंट डिसीज़ है जो कि आइडेंटिफाई की गई है अगेंस्ट द कोरल्स एंड ऑल, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। और एक्रोपोरा स्पीशीज़ कैरिबियन में, स्टैगहॉर्न कोरल्स याद रखेगा। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे एक ट्रू नैट टेस्ट लिखा है और ट्रू प्रेप लिखा है, ऑटोलिसिस, ठीक है ना। तो ये क्या है मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, लिख लीजिए आप लोग। तो ट्रू नैट टेस्ट जो है, ट्रू नैट टेस्ट ये निपा वायरस का टेस्ट करने के लिए है, जिसका अभी यूज़ केरला में किया जा रहा है। ट्रू नैट टेस्ट, अभी इसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया है फॉर द टेस्ट, ट्रू नैट टेस्ट। दूसरा है ट्रू प्रेप ऑटोलिसिस, ये इनएक्टिवेट करेगा निपा वायरस को। ट्रू प्रेप ऑटोलिसिस, ठीक है ना, इनएक्टिवेट करेगा किसको, निपा वायरस को। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखो लिखा है BSL-2 फैसिलिटी, BSL-3 फैसिलिटी। तो क्या है BSL यानी कि बायो सेफ्टी लेवल 2, बायो सेफ्टी लेवल 3, है ना। जितना ज़्यादा आप बायो सेफ्टी रखोगे उसके अकॉर्डिंग ये लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे हाउ इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट एस्टेरॉइड सैंपल। तो यहाँ पे नासा जो है वो एस्टेरॉइड बेन्नू, याद रखेगा BENNU, बेन्नू एस्टेरॉइड से अपने मिशन ओसाइरस रेक्स के माध्यम से, ओसाइरस रेक्स का फुल फॉर्म लिखा है देखो, ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। यहाँ से बेसिकली क्या कर रहा है, दे हैव कलेक्टेड सम रॉक सैंपल्स एंड एस्ट्रॉइड बेन्नू के माध्यम से बेसिकली इसको लाया जा रहा है। एंड ये कहाँ पे लैंड किया है, उताह डेजर्ट। आपको बताना है, छोटा सा क्वेश्चन है कि ये यूटाह डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है, वेयर इज दिस यूटाह डेजर्ट लोकेटेड। आई होप यू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों भैया सैंपल क्यों लेकर के आ रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है 2016 में ओसाइरस रेक्स मिशन गया था स्टडी करने के लिए बेन्नू को, और ये ऑब्वियस बात है क्यों स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि जो मरकरी से जुपिटर के बीच का मार्स से जुपिटर के बीच का जो बेल्ट है उसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं और साइंटिस्टों को लगता है कोई एस्टेरॉइड इंडिया से ना टकरा जाए, अर्थ से ना टकरा जाए और उसको नुकसान पहुंचाए। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उनके एक्सप्लोरेशन को भी स्टडी करने के लिए बेसिकली ये भेजते हैं। यहाँ पे एशियाज़ डिस्प्यूटेड वाटर्स, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउथ चाइना सी है जो कि मेन डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, फिलीपींस इन्वॉल्व है, वियतनाम इन्वॉल्व है ना, मलेशिया इन्वॉल्व है, आपका चाइना तो रहेगा ही, चाइना क्योंकि यहाँ पे क्लेम करता है कि जो ये पूरा एरिया उनका है। और याद रखिएगा जो साउथ चाइना सी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। अगर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट का माने तो 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय द वैल्यू इज ट्रांसपोर्टेड बाय सी के माध्यम से होता है। और टोटल का 60% पास करता है एशिया से, वो भी साउथ चाइना सी से, मतलब 2/3 अगर आप माने तो ट्रेड के लिए साउथ चाइना सी रिस्पॉन्सिबल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उनको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको ये पैरासेल दिख रहा है, दिस इज़ द पैरासेल आइलैंड, लिख लीजिएगा इसको। पैरासेल आइलैंड देखो यहाँ है, स्कारबोरो शोल देखो यहाँ पर है, स्प्रैटले आइलैंड देखो यहाँ पर। तो सबसे ऊपर आपको पैरासेल दिख गया, फिर आपको स्कारबोरो शोल दिख गया, फिर आपको स्प्रैटले दिख गया। तो ये तो यहाँ पे 3 मेजर जो डिस्प्यूट के कारण है वो ये हैं, जहाँ पर बार बार चाइना अपना क्रिएशन कर लेता है। अब यहाँ पे देखो इधर आपको देखो फिलीपींस वाले पार्ट में, फिलीपींस की कैपिटल देखो मनीला है, ऊपर ल्यूजॉन नाम की जगह है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ सुलू सी आपको दिख रहा होगा, सुलू सी, अगर आप लोकेशन पूछे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे नीचे मलेशिया है, ऊपर थोड़ा सा ब्रुनई आ जाता है। ये जो लाइन है ना, ये ब्लू लाइन, ये चाइना की 9 डैश लाइन है, जिसको वो बोलता है कि इसके अंदर सब कुछ उसका है। इसी कारण से साउथ चाइना सी पे भी क्लेम करता है। चाइना के नीचे आपको देखो यहाँ वियतनाम के बगल में देखो, वियतनाम की कैपिटल यहाँ पे हनोई है, देखो वियतनाम की कैपिटल जो है वो हनोई है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ टॉनकिन आपको दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ टॉनकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि अमेरिका का वॉर हुआ था एक बार वियतनाम के साथ। देन यहाँ पे चाइना आपको दिख रहा होगा, चाइना है, चाइना के नीचे यहाँ पे साउथ चाइना सी है, जिसको पूरा का पूरा वो क्लेम करता है कि वो उसका, जबकि ये साउथ चाइना सी का पार्ट बहुत सारे अलग अलग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में आता है। जैसे फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है स्कारबोरो शोल, तो चाइना क्लेम करता है कि नहीं हमारा है। 90% ऑफ द साउथ चाइना सी इज क्लेम्ड बाय चाइनीज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे ये न्यूज़ हो गई। आगे देखते हैं कुछ और अगर न्यूज़ आइटम है। तो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।